गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आदित्य मंगानी है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ वी डेवलपमेंट। आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आप सब अपने घर पे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक काफी टफ सिचुएशन में है एंड बिकॉज ऑफ कोविड काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स द लीस्ट वी कैन डू इज कि गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम उन्हें फॉलो करें। सिंपल थिंग्स लाइक वेयरिंग अ मास्क व्हेन वी गो आउट, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वापस नॉर्मल हो जाएगी। सबसे पहले अगर आज की बात करते हैं तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज आपने ज्वाइन किया है। ये वी डेवलपमेंट का जो आज का सीरीज हम लोग ने लॉन्च किया है, दिस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक्चुअली क्या है और हम लोग ने क्यों इसे लॉन्च किया है मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा। तो जैसे बताया मैंने कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज एक वी डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। हम लोग ने ये सीरीज इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि काफी सारी ऐसी सोसाइटीज है जो हमें कांटेक्ट करती है, जो रीडेवलपमेंट में आगे बढ़ चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वो अटक चुके हैं। कई ऐसी सोसाइटीज भी है जो सेल्फ डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहती है, बट उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उन सारी सोसाइटीज को हेल्प करने के लिए हम लोग ने कैंपेन बनाया है। एंड बीइंग द पायनियर्स इन सेल्फ डेवलपमेंट, हम लोगों ने सोचा कि इट्स बेटर कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके ये सारी प्रॉब्लम्स को केटर करें। तो विकिल जी, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो लीगल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है। तो जितने भी जो लीगल प्रॉब्लम्स है उनके हम क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जैसे हम लोग ने ये लॉन्च किया हमें काफी सारे क्वेरीज आए एंड आई एम श्योर काफी मेंबर्स लाइव भी देख रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी मेंबर्स लाइव हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप हमें प्लीज लिख सकते हैं। बट कई सारे सोसाइटीज ने जो पहले से क्वेश्चंस दिए, हम एक एक करके पहले वो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले विकिल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेलकम। थैंक यू एंड हम इतने सारे सोसाइटीज को मदद कर पा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जस्ट गेट इनटू द क्वेश्चंस। यस। एंड अगेन व्यूअर्स, आपके अगर क्वेश्चंस हैं आप लिख सकते हैं। जो प्री क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बाद हम लोग लाइव क्वेश्चंस भी लेंगे। तो विकिल जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। So, we are a society who appointed a builder and got into a development agreement and signed the power of attorney 5 years back. Since then, there is no progress. The developer just keeps delaying the project. The condition of our building is getting weaker and weaker. We want a way forward. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सोसाइटी है जिसने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है एक बिल्डर के साथ, पावर ऑफ अटर्नी भी साइन किया है अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स पहले, एंड उसके बाद प्रोजेक्ट में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। बिल्डिंग की अभी जो कंडीशन है वो वीक होते जा रही है और सोसाइटी को जानना है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो सर आप आंसर करें, उसके पहले सबसे पहले मैं ही बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ 2 तरीके हैं कि आपको या तो एनओसी लेना पड़ेगा बिल्डर से, या तो आपको लीगल रूट में जाके आगे जाना पड़ेगा। तो विकिल जी, आई रिक्वेस्ट कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लीगली आगे जा सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को स्मूथली फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, आप प्लीज बताएं हमारे को। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, जैसे हमें टर्मिनेट करना है, एनओसी करना है, ये करना है, बट उसके पहले जो जानना जरूरी है वो है कि प्रोजेक्ट स्टक क्यों है। लाइक स्टक इसका मतलब ये नहीं कि आज जब व्हेन वी यूज अ वर्ड स्टक तो पीपल जो पब्लिक है उनको लगती है या सोसाइटी मेंबर है उनको लगती है कि ये स्टक है बिकॉज डेवलपर का पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मेनी टाइम प्रोजेक्ट स्टक होता है क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी वायबिलिटी पे इसके बहुत सारे सर्कमस्टेंस है। वन ऑफ द सर्कमस्टेंस अभी न्यू डीसीआर आया जिसमें 6 मीटर रोड का जो इशू है वो सब, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट जो स्टक है उसमें एक पहले क्या कर सकते हैं, जब जो भी स्टेप पहले इनिशिएट करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टक क्यों है, कि प्रोजेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मतलब उसका एक काम कर सकते हैं आप, पहले फिजिबिलिटी डेवलपर से डेफिनेटली आप एक करस्पॉन्डेंस आपने एक्सचेंज किया रहेगा कि प्रोजेक्ट स्टक है, प्रोजेक्ट में कुछ हो नहीं रहा है, उसने जवाब दिया रहेगा। उसने जवाब दिया, उसको वेरीफाई करना। जैसे भी एक जवाब हो सकता है वो सकता है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली वायबल नहीं है, जैसे मैं बोला 6 मीटर का 6 मीटर रोड का इशू है, या फिर इधर से रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे डंपिंग ग्राउंड के इश्यूज निकाल रहे थे, बहुत सारे डीसीआर का इश्यूज निकाल रहे थे, तो उसका वेरीफाई करना। वो सब वेरीफाई तो आप कर लोगे, बट
एक होता है कि बहुत से जो कॉमन आंसर जो होता है कि प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, वायबिलिटी नहीं है प्रोजेक्ट की, मतलब उसमें इतना फिजिबल, मेरे को इतना, अगर मैं पैसा इसमें इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को कुछ इतना प्रॉफिट के साथ साथ मेरे को पैसा भी, मेरे को इतना आउटकम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी मेंबर्स कुछ भी स्टेप्स ले, एक फिजिबिलिटी निकाले अपने प्लॉट की खुद, जो एक्चुअली पहले डेवलपर अपॉइंट या पहले जो भी सेल्फ डेवलपमेंट करे, जैसे भी आगे प्रोसीड करे, तो एक फिजिबिलिटी निकालते हैं। तो उनको एक खुद एक सेल्फ एनालाइजेशन है, जब अपने को सेल्फ एनालाइजेशन हो जाता है कि अपने प्लॉट से अपने को इतना ही बेनिफिट मिल सकता है, तो अपन वो हिसाब से आगे डिसीजन या स्ट्रेटेजी जो भी है कर सकते हैं। तो पहले सोसाइटी अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाले खुद कि मेरे प्लॉट्स की कितनी फिजिबिलिटी है। वो फिजिबिलिटी के साथ अगर समझो डेवलपर अपॉइंट हो गया हो, तो डेवलपर के साथ, डेवलपर ने जो ऑफर किया उसके साथ कंपेयर करे। अगर वो कंपैरिजन पे लगता है कि हाँ, कि जो डेवलपर बोल रहा है एक्चुअली वो एक एक्सक्यूज है या वो एक बहाना कर रहा है उसको काम नहीं करने का, एक्चुअली उसके पास पैसा नहीं है इसके लिए वो बहाना कर रहा है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होने के बाद जब भी आपको लगता है कि नहीं, डेवलपर का जो बहाना है, जो रीजन बोल रहा है वो एक एक्सक्यूज है, बहाना उसको नहीं करने का, फिर आप उसको एक शो कॉज नोटिस दे सकते हो कि इतना टाइम से हमने एग्रीमेंट किया, हमने इतना पीरियड सब स्पेंड किया हम लोग, अगर बिल्डिंग टूटी है तो हम लोग इतने टाइम से बाहर है, अगर नहीं टूटी है, हमारी बिल्डिंग वीक हो रही है, तो वो टाइम, वो हिसाब से आप एक शो कॉज दे सकते हैं कि कॉलिंग अपॉन हिम टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो उसके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है वो कंप्लाई करे। वो कंप्लाई करने पे एक है वो कंप्लाई कर लेगा, दूसरा कंप्लाई नहीं करने का उसका रिप्लाई वो शायद आपका शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करे या तो फिर बाद में रिप्लाई करे जो आपको शायद सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। आपको सेटिस्फैक्टरी मतलब जनरल बॉडी को लगे कि नहीं ये वापस सेम एक्सक्यूज आ गया, ऐसा कुछ है नहीं, ये ठीक नहीं है, रीजनेबल नहीं है, टोटली अनरीजनेबल है, लाइक उसके बहाने बराबर नहीं है। अगर वैसा है फिर बाद में आप जनरल बॉडी बुलाइए, जनरल बॉडी में आप ये डिस्कस कीजिए कि ये हमने नोटिस इशू किया था, ये उसका रिप्लाई आया, ये हमारी फिजिबिलिटी, ये हमारी वायबिलिटी, या ये हमारे एडवोकेट का कहना है, ये हमारे आर्किटेक्ट का है। इसमें जनरल बॉडी में डिस्कशन करने के बाद फाइनली जनरल बॉडी डिसीजन ले सकती है कि डेवलपर के साथ नेगोशिएट करे ना करे। अल्टीमेटली अगर नहीं करना है, अगर ये डेडलॉक ही हो जाता है, तो सोसाइटी कैन टर्मिनेट दैट डेवलपर बाय इशूइंग अ नोटिस। अभी यूजुअली कोई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं इसमें डेवलपर टर्मिनेशन इशू करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें टर्मिनेशन मंजूर है, पर वो एक अमाउंट मांगते हैं। तो अमाउंट मांगने पे जैसे अभी आप ये जो क्वेरी है जो व्यूअर्स है उसके जो क्वेरी है उसमें डेवलपर बैठ के नेगोशिएट कर सकता है कि ये अमाउंट जो है ये तेरा बराबर जस्टिफाइबल अमाउंट बोल। जैसे हमारे एक प्रोजेक्ट में है सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के बाद डेवलपर ने 1 करोड़ मांगा, बट अल्टीमेटली फिर उन्होंने जब नेगोशिएट किया सब किया, फिर क्योंकि क्या है आज के मार्केट सिनेरियो में डेवलपर भी क्या है कि उनको भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट, तो वो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट शायद वो नेगोशिएट करके सेटल भी करे। तो वो सेटलमेंट जैसे मैं आपको बोला 1 करोड़ था, उसमें वो सोसाइटी ने 65 लाख में सेटल कर दिया उसमें। तो सोसाइटी ने चलो ठीक है, ये हम लोग इसको देख के हम लोग छुटकारा कर लेते हैं और हम लोग किसी और आगे फिर बढ़ते हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन को एंड कर देते हैं। बट बहुत टाइम होता है कि दिस मे नॉट बी फिजिबल फॉर मेनी सोसाइटी मेंबर्स बिकॉज वो मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, वो ये मनी कॉन्ट्रीब्यूट, या फिर स्मॉल सोसाइटी हो 12 मेंबर्स 13 मेंबर्स, वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वैसा होता है। और नया डेवलपर कोई आने को तो बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे लॉन्ग ट्रायल, और जैसे सेल्फ डेवलपमेंट है तो वो प्रोसेस को भी लॉन्ग है। सेल्फ डेवलपमेंट में होता है कि वो मेंबर को कंट्रीब्यूशन करना इतना नहीं होता है, बाद में यस एमडीसी बैंक का फंडिंग मिलता है तो सब पॉजिटिव नोट पे जाता है, बट इनिशियल स्टेज पे नहीं होता है। तो वो टाइम पे आप टर्मिनेशन नोटिस इशू कर देते हैं, फिर उधर से वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन फिनिश हो जाता है। उसके साथ साथ टर्मिनेशन नोटिस तक कंपलसरी है, उसके साथ साथ आप जो प्रोसेस कर सकते हैं वो एक तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे सकते हैं कि हमने ये टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि जैसे हमारे एक प्रोजेक्ट में है टर्मिनेशन के बाद भी डेवलपर एक जो एज अ पीओ एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, आप पीओ पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो, तो एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर वो सब जगह रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप एक पब्लिक नोटिस दे सकते हो। फिर आप पुलिस स्टेशन में आप एक लेटर लिख सकते हो जस्ट फॉर योर सेफ्टी पर्पस, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, फिर बीएमसी हो, जहाँ पे वो आपको सोसाइटी को रिप्रेजेंट ना करे। वो करने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वापस जो डेवलपमेंट का है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, उस पर वापस फोकस कर सकते हो। ओके तो लीगली आपको यही बोलना है कि
सबसे पहले तो उन्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें टर्मिनेट करना है बिल्डर को, क्लैरिटी लेके आके उसके बाद एक नोटिस देना है, शो कॉज नोटिस एंड फिर टर्मिनेशन नोटिस देना। ओके यस ओके यस। परफेक्ट। सो आई मैनी एम टाइम क्या होता है कि, हाँ श्योर। सॉरी, मैनी टाइम क्या होता है कि शो कॉज नोटिस, सपोज जैसे सोसाइटी करस्पॉन्डेंस करे, सोसाइटी हिमसेल्फ हैज गिवन, जरूरी नहीं है शो कॉज नोटिस और टर्मिनेशन लेटर एडवोकेट के लेटर पे होना जरूरी नहीं है, वो सोसाइटी भी खुद अपने लेवल ओके पे कर सकती है। बट एडवाइजेबल है कि टर्मिनेशन नोटिस एटलीस्ट एक एडवोकेट के थ्रू भेजे, क्योंकि उसमें जो टेक्निकलिटी जो इन्वॉल्व रहती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल, उसके लिए अगर एडवोकेट के नोटिस पे जाता है तो एक अच्छा बैकिंग मिलता है आपको, आपको एक आगे फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इन केस अगर लिटिगेशन में कन्वर्ट होता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है। फेयर फेयर फेयर। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक्चुअली कंसेंट के बारे में। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, and in case of self redevelopment does MDCC bank require 51% consent, 75% और 100%? तो जो ये क्वेश्चन जो है ये कंसेंट रिलेटेड है। एक मेंबर ने पूछा है कि कितना कंसेंट चाहिए रहता है अगर हमें रीडेवलपमेंट सिलेक्ट करना है या सेल्फ रिडेवलपमेंट सिलेक्ट करना है उसके लिए, और अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट सिलेक्ट करते हैं तो एमडीसीसी के लिए कितना कंसेंट चाहिए रहता है, 51% कंसेंट, 75% कंसेंट या 100% कंसेंट? तो सबसे पहले एमडीसीसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एमडीसीसी का जो करंट पॉलिसी है उसमें आपको 100% कंसेंट की जरूरत नहीं है। जो पुरानी पॉलिसी थी एमडीसीसी बैंक की उसमें आपको 100% कंसेंट चाहिए रहता था, बट अभी की जो पॉलिसी है जो हमने रिवाइज करवाई है उसमें आपको 75% कंसेंट चाहिए तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। बट यस, आपका जो फाइनल डिसबर्समेंट होगा वो आपको जब 100% कंसेंट होगा तो ही मिलेगा, या आपको एक कोर्ट ऑर्डर लेके आना पड़ेगा इफ देयर इज अ नॉन कंसेंटिंग मेंबर। बट विखिल जी यही क्वेश्चन को लीगली, क्योंकि 51% कंसेंट की भी बात की है इन्होंने, तो एज पर 79 है 51% कंसेंट चाहिए रहता है, 75 होना बेटर है कि 100% होना बेटर है? आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं। सी जो कंसेंट जो है फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ मेंबर एंड कंसेंट फॉर प्रोक्योरिंग लोन लेने के लिए जो एमडीसी बैंक में जो एप्लीकेशन करता है, ये एक दो डिफरेंट प्रोसेस है। यस, दोनों टोटली डिफरेंट, आपका दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। एक तो आपका राइट जो राइट सोसाइटी में जो आपका रीडेवलपमेंट करने के लिए रिजोल्यूशन पास करना है उसमें यस 51% चाहिए। तो वो जो रिजोल्यूशन है सिर्फ एक सोसाइटी के सारे मेंबर विथ वन कमिंग ऑन टू वन प्लेटफॉर्म वन माइंड के, हाँ हम लोग को, या सारे नहीं तो 51% के, हम लोग को सोसाइटी की रीडेवलपमेंट करनी जरूरत है। अभी वो रीडेवलपमेंट करने के बाद हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट का अगर डिसीजन लेते हैं तो डेवलपर गया तो आप डायरेक्ट डेवलपर अपॉइंट करते हैं, बस सेल्फ डेवलपमेंट का डिसीजन लेते हैं। फिर वो हम जाएंगे बैंक के पास, ऐसे एमडीसी बैंक के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हम ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रपोजल सबमिट करेंगे और उसमें उनको बोलेंगे कि हमें आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए ताकि हम ये प्रोजेक्ट कर सकें। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस पे वो डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि 100% मेंबर की कंसेंट मांगेगा, तो ये कंसेंट और 51 में डिफरेंट ये है क्योंकि ये जो कंसेंट है 100% कंसेंट, क्योंकि इसके लिए कि जब भी आप लोन लेते हो एमडीसी बैंक से तो एमडीसी बैंक का पॉलिसी है कि आपका जो लैंड है, सोसाइटी का जो लैंड एंड प्लस जो सेलेबल कंस्ट्रक्शन, जो मतलब जो फ्लैट जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो सेल फ्लैट्स होते हैं उसके ऊपर उनका मॉर्गेज रहता है। हाँ, मेंबर्स के फ्लैट के ऊपर मॉर्गेज नहीं रहता, ये पॉलिसी एकदम क्लियर है। बट जो मॉर्गेज होता है वो लैंड पे होता है और सेल फ्लैट्स पे होता है। तो लैंड पे जो मॉर्गेज क्रिएट होती है तो एमडीसी बैंक को 100% कंसेंट चाहिए ताकि क्या फ्यूचर में कोई मेंबर लिटिगेशन ना करे या कुछ इश्यू ना करे। करेक्ट है, जैसे आपने बोला कि कुछ मेंबर उधर कंसेंट ना करे, जैसे 51% आपका 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 जब रीडेवलपमेंट में आपने रिजोल्यूशन पास किया, पॉसिबल है वो टाइम पे आपका 100% आ गया हो, लेकिन कोई लोन के लिए जैसे 100% कंसेंट ना दे। जैसे एक केस अपन किए ही है जिसमें अगर 100% कंसेंट नहीं था उसमें, सो उसमें हमने पहले नोटिस इशू किया तो कुछ मेंबर ने कंसेंट दिया, फिर बाद में हमने दूसरा नोटिस दिया तो कुछ मेंबर ने कंसेंट दिया, फिर हम सूट फाइल किया तो कुछ मेंबर ने, इवेंचुअली जो जब हम कोर्ट में गए तभी एक मेंबर रह गया। तो वो टाइम पे वी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट के हम लोग को सेल्फ डेवलपमेंट या की नीड है, हम लोग को प्रोजेक्ट, हमारा बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर सकता है, वीकन है, या फिर हमारे जनरल बॉडी जो इम्पोर्टेंट जनरल बॉडी ने डिसीजन लिया है कि हम लोग को रीडेवलपमेंट करना है, तो वो सिनेरियो में आप कोर्ट में जाके आप कोर्ट में बोल सकते हो कि हमें एनओसी दीजिए, आप हमें वो मेंबर को डायरेक्ट कीजिए कि हमें एनओसी दीजिए, और वो एनओसी देने पे ही हमें बैंक से
लोन सैंक्शन होगा, नहीं तो लोन हमारा बैंक रिजेक्ट कर सकता है विदाउट कंसिडरिंग ऑन मेरिट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वापस हमने जितनी मेहनत की है सब हमारा स्टक हो जाएगा। तो आप उस केस में कोर्ट में जाके आप कंसेंट ले सकते हैं। राइट, तो इन शॉर्ट प्लीज करेक्ट कीजिएगा, 79A के हिसाब से 51% कंसेंट चाहिए, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट एनडीसीसी बैंक का जो पहला पॉलिसी था जिसमें 100% कंसेंट चाहिए रहता था, अभी की पॉलिसी में जो 75% कंसेंट वो लोग लोन सैंक्शन कर लेते हैं, ये अलग रिक्वायरमेंट है। बट लीगली यू नीड 50। उसमें ऐसा है कि आपने जो बोला है कि बैंक में कैसा है कि पहले एप्लीकेशन करने पे भी 100% कंसेंट चाहिए था, अभी आप एप्लीकेशन कर सकते हो अभी 75%। आपका सेंक्शन जो रहेगा वो डिपेंड बैंक के डिस्क्रिशनरी पे है कि भले अभी इन्होंने 75% दिया हुआ है पर हम लोग इसको सेंक्शन दे के ना दे, वो उनके डिस्क्रिशन पे वो लोग करे ना करे, बट डिसबर्समेंट के लिए आपको 100% कंसेंट चाहिए। 100% कंसेंट, राइट, चाहे रीडेवलपमेंट हो या सेल्फ डेवलपमेंट। सो आई एम श्योर आपका ये भी क्वेश्चन आंसर हो गया। राइट, हाँ, इसमें एक मैं क्लैरिफाई करूंगा क्योंकि आपने अभी एक वर्ड यूज किया 79A। एक्चुअली ये एक कंफ्यूजन है अमंग द सोसाइटी मेंबर्स इन सोसाइटीज इन बॉम्बे और इन रिगार्ड टू 79A प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए हुए कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करने चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ, ये एक्चुअली जो सेल्फ इसका जो प्रोसेस जो है 79A के अंदर, वो मैं बोलना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को और बाकी जो सोसाइटीज है विच आई स्ट्रांगली फॉलो, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो। बहुत सारी सोसाइटी बोलते हैं कि हम 79A प्रोसेस करेंगे तो हम सेफगार्ड करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इश्यू डिस्प्यूट तभी भी हो सकता है, बट देयर आर, अगर उनको चाहे तो वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 79 इज मोर इनटू काइंड ऑफ लिटिल कॉम्प्लेक्स, लिटिल लाइक थोड़ा टाइम उसमें जाता है, मेंबर्स को थोड़ा उसमें मतलब पीएमसी को अपॉइंट करना, पब्लिक नोटिस करना, वो सब। तो ऐसा इज नॉट कंपल्सरी टू फॉलो। अगर आप अपना बायलॉ फॉलो करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप अपना 79A फॉलो प्रोसेस फॉलो कर देंगे। 79A ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला है, टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑर्डर्स पास हुए। 79A इज एन सजेशन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसके लिए वो कंपल्सरी नहीं है। तो मेरे क्लाइंट को मैं यूजुअली मेरा एडवाइस ये देता है कि 79A अगर आपको फॉलो करना कीजिए, बट अगर नहीं करेंगे तो भी आप पे कुछ डिफिकल्टी या कुछ हार्म नहीं आने वाला है। So there is no harm. Basically, अगर एक सोसाइटी है जिसको सब मेंबर्स में सब ट्रांसपेरेंसी है and they are all on the same page, तो 79A फॉलो करना 100% रिक्वायरमेंट नहीं। Okay, I'm sure ये भी काफी सारे मेंबर्स को इवन लाइक जरूरी नहीं है कि एवरीवन शुड बी ऑन सेम पेज। अब बाय लॉ बोलता है 51% आपको मेजॉरिटी चाहिए, 51% मेजॉरिटी है, फिर भी आप 79 नहीं कर रहे तो भी आप सेफ हो। प्रोजेक्ट उससे या आगे कुछ वो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग 79 कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती नहीं है। तो आपका 79 आप बाय लॉ फॉलो करेंगे, 51% आपको रीडेवलपमेंट के लिए चाहिए और बाद में बैंक में जाएंगे 100%, वो उसको उधर 100% इसलिए चाहिए क्योंकि आपका लैंड मॉर्गेज रहता है, उसके लिए उधर 100% कंसेंट चाहिए, और जो नहीं देता है फिर आप कोर्ट में जाके उसका स्पेसिफिकली ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आवर सोसाइटी इज वेरी कीन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। Out of 65 members, we have 4 members who are not willing to self-redevelopment the building. What do we do in such a case? तो जब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सोसाइटी है जिसमें 65 मेंबर्स है और उन्हें सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना है, बट 65 में से 4 मेंबर्स जो है वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे, फॉर व्हाट रीजन वो नहीं लिखा गया है। बट अगर रीजन लिखा होता तो वो भी मोर बेटर कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ जस्ट उन्हें नहीं दे रहे। तो सर इसमें कैसे आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जैसे आपने अभी सही बोला कि रीजन इन्होंने नहीं लिखा है, रीजन में भी सेवरल थिंग्स, इट्स अ ह्यूमन माइंड। आप उनको भले आप पूछो, आप मुंह पे वो कुछ और बोले, पीछे कुछ और करे, बट कितनी बार क्या होता है कि एक जब एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट माइंड फंक्शनिंग, अगर कोई मेंबर कंसेंट नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली सोसाइटी उनके पास जा सकते। इसमें क्या है कि सोसाइटी अगर ईगो पे रखेगी कि नहीं हम उसके पास क्यों जावे, हमारे पास मेजोरिटी, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अल्टीमेटली आज एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, हर एक को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना है, इसके लिए उसका नाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा है। तो सोसाइटी उसको अप्रोच करके उसको पूछ सकती है कि भाई क्या रीजन है, तू कंसेंट क्यों नहीं दे रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन पे वर्कआउट करके उसको मेंबर को कन्विंस करे, उसको सेटिस्फाई करे। जो इम्पोर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फेक्शन करे कि क्यों ये हमारे लिए बेटर है, तो वो सेटिस्फाई करे कि हाँ यस के तू कंसेंट दे दे। जैसे अभी आपने बोला कि वो केस अपना जो है जिसके अंदर स्टार्टिंग में 6 मेंबर कंसेंट नहीं दे रहे थे,
पर अब जैसे बोला मैंने इसके पहले के नोटिस इशू किए तो 2 मेंबर सेटल हुए, और एक नोटिस इशू किए फिर और 2 मेंबर सेटल हुए। इवेंचुअली जब हम कोर्ट में गए तो 2 मेंबर रह गए, कोर्ट में केस फाइल करने के बाद फिर एक ही मेंबर रह गए। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर डेफिनेटली चाहेगा कि सोसाइटी ट्रबल में जाए, उसके कुछ कंसर्न है, उसके कुछ ग्रीवियंस है जो शायद सोसाइटी एड्रेस प्रॉपर नहीं कर पाई, भले करती हो टाइम टू टाइम, बट कन्विंसिंगली या उसके सेटिस्फेक्शन पे नहीं कर पाई, तो सोसाइटी उसको अप्रोच कर सकती है कि बात करके इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको आगे ना खींचे, लिटिगेशन में ना जावे, वैसा हम उसे बात कर सके सोसाइटी आगे। बट यस देयर आर सर्टेन मेंबर्स जो एकदम एडमेंट है, एडमेंट तो थोड़ा हाँ मतलब उनका क्या कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, जैसे कोई मेंबर बहुत ट्राई कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल कि वो गलत है, बट उनकी जो है उनका मेंबर के सोसाइटी के मेंबर के कंपेयर में उनका अलग उनका व्यू ऑफ पॉइंट है। तो वो पर्पस से आप उनको अप्रोच आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और कोर्ट डेफिनेटली आपको, जैसे वी गॉट एन ऑर्डर लाइक कोर्ट हैज अलाउड अवर रिलीफ लाइक, क्योंकि हमने इनिशियली हम अभी सिर्फ कंसेंट के लिए मांगे, क्योंकि अगर बैंक हमारा सैंक्शन करता है तो हम आगे स्टेप प्रोसेस करेंगे, तो उसी के लिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन किया था, और कोर्ट में एप्लीकेशन हमारा कोर्ट ने अलाउ किया है कि बैंक को डायरेक्ट किया है कि आपका जो इनका लोन एप्लीकेशन है आप मेरिट पे कंसीडर कीजिए, जस्ट रिजेक्ट मत कीजिए। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद फिर आगे जब वो वेकेटिंग का अगर सैंक्शन करता है तो डिसबर्समेंट के टाइम और वेकेटिंग के टाइम आप एक अलग से प्रोसेस, मतलब उसी सूट के अंदर फिर अलग फ्रेश एप्लीकेशन निकाल के आप कर सकते हो। सो इन शॉर्ट पहले तो जानना जरूरी है कि उनकी क्या रीजन है कि वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं। अगर टेक्निकल रीजन है, अगर कुछ उन्हें प्रॉब्लम है जो वो समझना चाहते हैं, अगर वो रिजॉल्व कर लिया तो देन वेल एंड गुड। बट अगर कोई रिजिड मेंबर्स है कि उन्हें कंसेंट देना ही नहीं है, तो इस केस में अगेन जरूरी नहीं है कि उनका प्रोजेक्ट अटक जाएगा, दे कैन स्टिल गो अहेड अगर 75% कंसेंट है। जो नॉन कंसेंटिंग मेंबर्स है उनको भी टैकल करने का एक वे आउट है जो आपने अभी क्लियर। परफेक्ट, यस यस। So काफी सारे questions हमें online भी आ रहे हैं। I'll just take 2-3 questions more and then we'll get into answering those questions. Next question is that society, again self-redevelopment related. Our society has opted for self-redevelopment, but a couple of members have not paid their maintenance for a long time. Will this impact our process? Will it be a problem while getting loan sanctioned? तो सर 2 questions है इसमें। एक तो मेंबर्स ने अपना ड्यूज नहीं पे किया है, मेंटेनेंस का या जो भी ड्यूज है, तो अगर वो लोग रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाए तो क्या वहां पे हर्डल आएगी? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम है ये है कि अगर वो लोग लोन सैंक्शन करवाने जाएंगे तो क्या वहां पर प्रॉब्लम आएगी? तो सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एमडीसीसी का तो हमें पता है कि जैसे हम लोग ने अभी भी डिस्कस किया कि उन्हें पूरा कंसेंट चाहिए रहता है और उन्हें ड्यूज भी नहीं चाहिए रहते, किसी का कुछ ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो क्लियर ऑफ करने चाहिए। तो क्या रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट के डिसीजन मेकिंग यही सेम रहता है या कुछ अलग रहता है? प्लीज आप थोड़ा इस पे क्लैरिफाई कीजिए। जी अभी जो पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो मेंबर्स के ड्यू है आउटस्टैंडिंग, उसके कारण कोई आपके सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस पे कोई हिंड्रेंस या कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों ये एक अलग फुटिंग पे, ये अलग फुटिंग पे, करेक्ट। अभी कोई मेंबर ड्यू पे नहीं करता है, डेफिनेटली सबको पता है कि सोसाइटी उसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग कर सकती है। रिकवरी प्रोसीडिंग करके उसको अगर समझो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में अगर कोई मेंबर फिर भी पे नहीं करता है तो आप उसको एक्सपर्ट करके, मतलब उसका जो फ्लैट है उसको ऑक्शन करके आप रिकवर कर सकते हो, वो सब प्रोसेस कर सकते हो। बट यस सेम टाइम अगर समझो आपका सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू होने वाला है या चल रहा है और आप बैंक में एप्लीकेशन करते हो, तो जैसे आपने कहा कि बैंक में एप्लीकेशन करने के बाद बैंक वालों को चाहिए कि आपका जितना भी मेंबर्स के ड्यू है सब क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपका प्रोसीडिंग क्या स्टेज पे है वो मैटर करता है। अगर आपका प्रोसीडिंग फाइनल स्टेज पे है या एक रिकवरी के स्टेज पे है तो आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट लाइक रिजॉल्व हो जाता है कि इधर से आपका रिकवरी होता है, फिर आप पे कर दो, आपका इधर कंप्लायंस हो जाता है। बट आपने अभी तक प्रोसेस चालू नहीं किया, बट आपका अगर मिडिल पाथ है, अभी तक रिकवरी का मिडिल पाथ तक पहुंचे, फाइनल पाथ तक पहुंचना अपने को टाइम है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक खुद सोसाइटी, उसने भले मेंबर ने कंसेंट दे दिया बट पेमेंट नहीं किया, तो सोसाइटी उसके बिहाफ से उसका ड्यू क्लियर करके, मतलब ऑन रिकॉर्ड ऑन बाय रिजोल्यूशन पास करके जनरल बॉडी का
सोसाइटी खुद उसका बुक्स अगर क्लियर करने के लिए सोसाइटी पे कर देवे ऑन देयर बिहाफ, और बाद में जो मेंबर से जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कॉर्पस या प्रॉफिट होगा, जैसे सेल्फ रिटर्न प्रॉफिट होता है या रेंट होता है, उसमें से सोसाइटी एडजस्ट कर सकती है। तो कैसा है कि मेंबर के द अमाउंट ऑफ विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, यस, क्योंकि आपका रिकवरी प्रोसीडिंग आपको इनिशिएट करना ही है, क्योंकि आप किसी भी हालत पे ऐसा नहीं, आप अगर ऐसे सोचे कि हम रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं करते, हम इधर पे कर देंगे फिर विद इंटरेस्ट रिकवर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज पर लॉ रेमेडी आपको जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा, आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। बट रिकवरी प्रोसीडिंग क्या स्टेज पे पेंडिंग है, कैसा पेंडिंग है, उसके बाद आप भले मेंबर ने कंसेंट दे दिया बट उसका बैंक का दूसरा जो पॉलिसी है उसका ड्यूज क्लियर है वो नहीं है, तो आप पे कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर के हिसाब से आप उतना अमाउंट रख के बैलेंस मेंबर को दे सकते हैं, या फिर अगर उतना अमाउंट रख के आपका बैलेंस बच जाता है तो बैलेंस के लिए आप रिकवरी कर सकते हो, वो सब प्रोसेस आप कर सकते हो। वैसा In short, society can pay it in the worst case scenario कि अगर वो नहीं देना चाहता है, society can pay it from their own funds, and then जो benefits उन्हें मिलने वाले हैं either from redevelopment or self redevelopment, उससे वो recover कर सकते हैं with the interest, बराबर? yes, Perfect, but perfect. with the interest, but at the same time उनका जो ये है अपना जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, और वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेमेडी आप अवेल नहीं करें जब तक आप यू डोंट हैव एनी राइट टू विथहोल्ड देयर हिज बेनिफिट और हिज एंटाइटलमेंट। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए साथ में, और साथ में आप ये कीजिए। ओके ओके। और सर एक और चीज हमारे व्यूअर्स के मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि एमडीसीसी की बात निकली है और ड्यूज की बात निकली है, तो ऐसे कई सोसाइटीज होती है जिसमें जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके जो फ्लैट्स रहते हैं वो शायद लोन पे लिए रहते हैं या कई मॉर्गेज किए रहते हैं, उस पर कुछ लोन चालू होता है। तो इन सच केस भी क्या करना चाहिए ये मैं ऐड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो दो ही ऑप्शन है, आपको ये ड्यूज क्लियर करने हैं। अगर आप ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू गेट एन एनओसी फ्रॉम द बैंक दैट आवर बिल्डिंग इज गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट और फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अगर दोनों भी वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर आपको बैंक से एनओसी भी नहीं मिल रहा है और आप ड्यूज भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आप अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हैं मुंबई बैंक। तो मुंबई बैंक भी आपको इस पे लोन देगी और आप लोन वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। So this is also an easy process, right? यस, करेक्ट करेक्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और कैसा है कि सब बैंक को कैसा है कि बैंक को अपने पैसे से मतलब है, उनको आपका जो फ्लैट में एक्चुअली उनको आपके फ्लैट्स में एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपने पैसे से मतलब है। इसके लिए अगर आप पैसे या तो आप एमडीसी बैंक से लेके आप दे दीजिए या किसी बाहर से लाके भी आप दे दीजिए, तो उनको कुछ इश्यू नहीं है। और बैंक को भी क्या है कि उसको उन्होंने फ्लैट रखा है एज ए सिक्योरिटी। तो अगर कितनी बार क्या होता है कि आज आप रीडेवलप करने के बाद इनफैक्ट आपका फ्लैट का वैल्यू बढ़ जाता है, तो बैंक में नॉट हैव एनी इश्यू आल्सो इन गिविंग एनओसी, क्योंकि अल्टीमेटली इनका वैल्यू बढ़ना ही है, उनका जो सिक्योरिटी है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उन फ्यूचर में उनका रिकवरी अच्छा गिरता है। तो वैसा कुछ उसमें ये कुछ बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है, इट कैन बी रिजॉल्व बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द बैंक। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर हमारे जो लाइव क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उस पे जाते हैं। अगेन ये रीडेवलपमेंट का क्वेश्चन है। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ अ सोसाइटी इन बांद्रा एंड आवर थोड़ा लंबा है। Our builder offered us X percentage 4 years back, which the society agreed to, and got into an agreement with him. After some time, he says that the offering is not viable for him, and now he has brought the benefits down, and even the rentals and the corpus. Our society members are not willing to accept new terms and conditions. How can we go ahead? Okay. तो ये क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी मेंबर है फ्रॉम बांद्रा, उन्होंने रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन किया था तो 4 years back, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर जो बिल्डर ने दिया था, एंड अभी उन्होंने ऑफर रिवाइज कर दिया है क्योंकि उनके लिए शायद वायबल नहीं होगा प्रोजेक्ट, एंड जो बेनिफिट्स थे वो काफी कम कर दिए, इवन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एडिशनल एरिया बट आल्सो कॉर्पस एंड रेंटल्स वो भी कम कर दिया है। और अभी सोसाइटी मेंबर्स को वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड द सोसाइटी वांट्स टू गो अहेड, और सोसाइटी को भी सेल्फ रीडेवलपमेंट में आगे बढ़ना है क्योंकि जो बिल्डर ने उन्हें दिया था वो उन्हें मंजूर नहीं है। So how do we remove the builder and opt for self redevelopment, because he is not, तो कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया बिल्डर ने तो कुछ किया नहीं है, ऑफर भी कम कर दिया, तो सेल्फ रिडेवलपमेंट में कैसे आगे जा सकते? इसमें जैसे मैंने आई थिंक फर्स्ट क्वेरी था उसमें मैंने थोड़ा बहुत कवर किया है कि प्लॉट की फिजिबिलिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसा होता है ना कि इनिशियली जब हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं या सेल्फ या थ्रू डेवलपर, अभी इसमें क्या सोसाइटी वालों सोसाइटी मेंबर्स को भी एक ध्यान में रखना चाहिए
कि many time what they do, they look into the pocket of the developer, और मतलब वो लोग वही देखते हैं कि डेवलपर को कितना फायदा हो रहा है. बट समझो आज कोई मेंबर अगर एफडी में कोई पैसा जमा करेगा, डेफिनेटली वो चाहेगा उसका पैसा एफडी में से वापस आवे विद इंटरेस्ट. तो डेवलपर भी बिजनेस कर रहा है, अभी वो बिजनेस करता है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ विद इंटरेस्ट मेरे को वापस आवे और मेरे को प्रॉफिट भी हो. तो कभी कभार ये क्या होता है कि सोसाइटी उसमें बार्गेन करती है कि ये नहीं, हमें एक्स्ट्रा रेंट दीजिए, एक्स्ट्रा कॉपर्स दीजिए. ये जो बार्गेन करते हैं डेवलपर एट अ मोमेंट, क्योंकि शायद एनवायरनमेंट उसके लिए मार्केट सिनेरियो अच्छा रहता है, उसके कॉन्ट्रेक्चुअल अदर रिलेशंस, उसके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो अच्छे रहते हैं, इसके लिए वो ग्रांट वो दे देता है. बट पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये केस में है, जैसे 4 years, मेरा मानना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 2 से 3 साल अगर तक कुछ इफेक्टिव काम नहीं हुआ तो एक्चुअली इनवायबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज चेंज होते हैं. जैसे माडा का होगा तो बहुत पॉलिसी, कॉर्पोरेशन का जैसे अभी जैसे करंट गवर्नमेंट है जो फाइनेंशियल को पूरा स्ट्रीमलाइन कर रही है, जो ब्लैक मनी है जैसे डिमोनेटाइजेशन लाके सब कर रही है. तो ये सब सिनेरियोस एक्चुअली बहुत डेवलपर्स बहुत इंपैक्ट होते हैं और बाद में फिर प्रोजेक्ट इनवायबल हो जाता है. तो ऐसे सिनेरियो जैसे अभी आपने बोला है कि वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले आप अपने प्लॉट का फिजिबिलिटी निकालिए. पहले आप जानिए कि आपकी प्लॉट की कैपेसिटी कितनी है. अगर आपके प्लॉट की कैपेसिटी वो जो एग्जिस्टिंग ऑफर कर रहा है वो हिसाब से बराबर है, या फिर वो जो भी ऑफर कर रहा है बट आपके फिजिबिलिटी के हिसाब से आप सेटिस्फाई नहीं है उतने अमाउंट से और आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए शायद ज्यादा मिले, तो फिजिबिलिटी निकालिए सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर आप सेल्फ फिजिबिलिटी निकालते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है. फिर वो क्लैरिटी के बाद आपको अगर वो डेवलपर नहीं मानता है नेगोशिएशन के बाद, तो जैसे मैंने बोला आप उसको टर्मिनेट प्रोसेस कर सकते हैं और टर्मिनेट करने के बाद आप आपका जो न्यू प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, मैनी बार क्या होता है कि सोसाइटी मेंबर्स को या बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स जो रहते हैं उनको लगता है कि हम टर्मिनेट करने के बाद हम कैसे किसी को और को अपॉइंट कर सके या हम सेल्फ डेवलपमेंट कैसे जाए. एक सॉरी बट थोड़ा स्टुपिडिटी या फुलिश काइंड ऑफ थिंग मेंबर्स बोलते हैं कि बहुत एक कॉमन एग्जांपल देते हैं जो मेरे को थोड़ा रेलेवेंस नहीं लगता है. बोलते हैं कि हमने शादी कर ली है तो अभी हम एक शादी कर ली तो दूसरी शादी को जब तक डिवोर्स नहीं ले तो दूसरी शादी कैसे करें. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता है. टाइम टू टाइम जैसे मेरे भी कोर्ट मैटर्स में हाई कोर्ट ने और बहुत टाइम टू टाइम डिसीजन पास किया कि वंस सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया है तो सोसाइटी को कोर्ट में जाके टर्मिनेशन की वैलिडिटी सीख करना जरूरी नहीं है. यू आर फ्री एंड गो एंड अपॉइंट अनदर डेवलपर. और आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आपका कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है या फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे नहीं किया है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. और जब आप कोर्ट में जाते हैं और एक रिलीफ आप ये मांगते हैं, जैसे मैंने बोला कि डेवलपर खुद को एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर टर्मिनेशन के बाद भी सोसाइटी के तरफ से वो रिप्रेजेंट कर सकता है. तो ये वो ना करे तो हम एक इंजंक्शन, एक स्टे कोर्ट से ले सकते हैं कि इसको आप रोकिए कि आगे जाके हमारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट या हमारे पे एक्ट ना करे या पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे किधर रिप्रेजेंट ना करे, तो वो बेसिस पे आप कोर्ट पे जा सकते हैं. बट ये किसी भी सिनेरियो में आपको टर्मिनेशन की वैलिडिटी सीख करने की जरूरत नहीं है. वो डेवलपर का काम है इसको चैलेंज करके खुद के फेवर में ऑर्डर लेना. एक बार आपने टर्मिनेट कर दिया, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको लगता है कि डेवलपर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन या ऐसा नहीं करेगा तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. टर्मिनेट करने के बाद अपना खुद का प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो लाइव क्वेश्चंस हमें आए हैं मैं एक एक करके वो आंसर वो एक बार देख लेता हूँ. ओके, मिस्टर मनीष का क्वेश्चन है ये. मिस्टर मनीष जैन, वी आर ऑन अ प्लॉट ऑफ अ प्राइवेट लेआउट and the road is about 5 meters. What should we do because the road is not handed over to BMC? Adjoining society and plot owners don't want a 9-meter road, and since we do not have a 9-meter road, we cannot opt for redevelopment or self-redevelopment. तो सर ये सोसाइटी जो है उनका 9 मीटर रोड नहीं है, उनका जो रोड विड्थ है वो 5 to 6 meters के हिसाब से है. तो हाउ डू दे गो अहेड? बिकॉज हमें पता है कि जो टीडीआर के रूल्स है, जब तक आपका 9 मीटर का रोड नहीं होता आपको टीडीआर मिलता नहीं है. एंड अब तक अगर उन्हें 9 मीटर रोड है तो ही उन्हें एक्स्ट्रा बनाने का परमिशन मिल सकता है. तो इन सच अ केस आई एम श्योर कि नया कोई
लॉ आएगा, अब तक तो कुछ आया नहीं है, नई डीसीआर में आने वाला था 2034 में, बट अब तक उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए, बट एज ऑन डेट अगर हम लोग बात करें तो यस, आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 9 मीटर रोड अगर आपका होगा तो ही आपको टीडीआर अलाउड है। यस, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। निखिल जी, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे इसमें कुछ एरिया में वो रोड लाइन का भी है कि कॉर्पोरेशन रोड लाइन का है कि अगर समझो आपका 6 मीटर नहीं है तो कॉर्पोरेशन आपको वो 9 मीटर का रोड के हिसाब से आपको ये दे देंगे, ग्रांट करेंगे, फिर जब भी आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो हिसाब से रोड का भी 9 मीटर। बट इवेंचुअली अगर वो भी नहीं हो सकता है, बिकॉज शायद एक राइट टू वे हो या लिमिटेड हो या फिर कोई, क्योंकि वो जब रोड लाइन का रहता है तो वो पूरे लाइन में पूरा बाकी के सोसाइटीज भी वो मतलब अप्रूव होना चाहिए कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो अगर वो नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि ये मोमेंट पे जो बेस्ट थिंग होता है वो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्या होता है कि अभी रीडेवलपमेंट में और सेल्फ डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस यही है कि रीडेवलपमेंट में होता है थ्रू डेवलपर में ये होता है कि वो डेवलपर पैसा डाल के उसको प्रॉफिट और सब चाहिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है कि जो प्रॉफिट जो रहता है, जो डेवलपर को मिलने आता है, वो सोसाइटी मेंबर्स को मिलता है। तो आफ्टर रीपेमेंट ऑफ द लोन ऑफ द बैंक विद इंटरेस्ट, जो बैलेंस जो होता है वो सोसाइटी मेंबर्स के पास रहता है। अभी उसमें क्या कर सकते, सोसाइटी या तो अपना एंटाइटलमेंट कम कर सकती है, या सोसाइटी एंटाइटलमेंट कम नहीं करना हो तो कॉर्पस प्रॉफिट कम कर सकती है, और वो हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकती है। क्योंकि आपका सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मेजर एक्सपेक्ट क्या होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है और आपका मेन मोटिव फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा कि हम बैंक को रीपेमेंट करना है। तो फिजिबिलिटी आप ऐसे बना सकते हो उसके अंदर कि आपका रीपेमेंट प्रॉपरली हो जावे, फिर ओवर एंड अगर कुछ बचे तो ठीक है, नहीं तो मेंबर वी आर सेटिस्फाइड। क्योंकि क्या सर, ये रियल एस्टेट में सोसाइटी मेंबर्स को क्या चाहिए कि उनको अपना घर मिले, उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको उनके घर से मतलब है। और एक्चुअली स्टक होने के बाद उनका मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि हमको घर कैसे मिले। तो उसमें अगर समझो, आपको समझो ऐसा लगता है कि हमको अगर बिना एक्स्ट्रा मिले, जैसे आपका 10% या 5% या फिर वो भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है हमको बिकॉज ऑफ रोड विथ के कारण, बट हम रीपेमेंट कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास और जिससे हम बैंक के रीपेमेंट कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि सर आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा दिस एरिया या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एरिया करके आपका रीडेवलपमेंट करके आप बैंक को रीपेमेंट करके आप अपना नया घर बना के ले लीजिए, वो बेटर है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप वो प्रोसेस ना करें तो अभी कॉर्पोरेशन 354 आके डिमोलिश कर देगा, फिर आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड आपको, आपका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को नया घर मिले, नए बिल्डिंग में मिले, तो आप उस पर फोकस कीजिए। बाकी सेल्फ डेवलपमेंट या और फिजिबिलिटी में आप ऊपर नीचे कर सकते हो वो हिसाब से। राइट, तो केस टू केस बेसिस पे है ये बेसिकली। एंड 9 मीटर रोड के हिसाब से अभी तो टीडीआर नहीं है, बट दे कैन सेल्फ रीडेवलप इट फॉर देमसेल्फ। ओके, आई गेस आपको आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो परेश, मिस्टर परेश ने लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज what is the provision in law to revise videography done for selecting a builder but no agreement made with him, neither an MOU was made. Okay, तो क्वेश्चन ये है मिस्टर परेश का कि उन्होंने एक बिल्डर को अपॉइंट किया था वीडियोग्राफी का प्रोसेस करके, बट कोई डेवलपमेंट अग्रीमेंट नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई MOU बनाया है। तो इसको रिवर्स किस तरीके से कर सकते हैं? इसमें कैसा है कि अभी जैसे वीडियोग्राफी करके आपने डेवलपर को अपॉइंट कर दिया है पर एग्रीमेंट नहीं किया है, तो जब आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपका वो डेवलपर के साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस बने नहीं है। एग्रीमेंट किए हैं लेकिन MOU किए हैं, तो उसमें भी MOU टाइम टू टाइम कोर्ट ने रूलिंग की है कि MOU इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, बट वो डिपेंड है MOU कैसे ड्राफ्ट हुआ है, उसमें कैसे टर्म्स कंडीशंस कैसे ड्रॉ किए, तो वो एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे रहता है MOU। बट जैसे ये केस में उन्होंने बोला कि इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियोग्राफी करके सिलेक्शन किया उन्होंने, तो ये केस में सिंपल अगर उनको डेवलपर के साथ नहीं जाना है तो उसको लेटर लिख सकते हैं कि वी hereby revoke योर अपॉइंटमेंट because of XYZ reason and therefore we do not wish to go ahead with you, we revoke your appointment। and बाद में फिर सोसाइटी अपने खुद का प्रोसेस जो फॉलो करना है, दूसरा अपॉइंटमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिस्टर गौतम राव का क्वेश्चन है। फॉर रीडेवलपमेंट does the society come under RERA or only the developer? And under self redevelopment does the landowner or the society come under RERA or the construction company? Okay,
तो एक क्वेश्चन, इनफैक्ट गौतम राव जी ने 2 क्वेश्चंस पूछे। एक तो जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो क्या बिल्डर जो है वो रीडेवलपमेंट में आता है या सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट में आती है? रीडेवलपमेंट में रेरा में आती है। और जब सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात होती है, क्या लैंड ओनर्स या तो सोसाइटी रेरा में रजिस्टर होती है कि सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो रजिस्टर होता है? इसमें अपन विल टेक वन क्वेश्चन वन बाय Yeah. लाइक क्वेश्चन वन बाय वन। पहले तो तो उनका जो क्वेरी है वो redevelopment, रीडेवलपमेंट पे है कि डेवलपर प्रमोटर सोसाइटी प्रमोटर बनती कि नहीं बनती है। अभी बराबर। ये जो एक्चुअली जो ये एस्पेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा काइंड ऑफ मैं बोलता हूँ क्लियर हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा ग्रे एरिया है। जैसे अभी रेरा ने एक गोरेगांव उद्यानचल करके सोसाइटी का जो मैटर था, उसमें रेरा ने क्लियरली बोल दिया है कि सोसाइटी इज अ को प्रमोटर एंड देयरफॉर सोसाइटी इज लायबल अंडर द रेरा एज लाइक अ डेवलपर। बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस गुप्ते ने एक अपने ऑर्डर में क्लियर कर दिया है कि सोसाइटी कैन नॉट बी एनी टाइम बी अ प्रमोटर। बट अभी ये जो जब भी एक्ट करने जाते हैं, जब हम रेरा में जाते हैं तो एक अलग अप्रोच रहता है, क्योंकि उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन रहता है, क्योंकि हर एक के जो लीगैलिटी, जो टर्म्स, लॉ बुक तो बन गई है, तो उसके जो इंटरप्रिटेशन रहते हैं हर एक जज टू जज, हर एक फोरम टू फोरम एक डिफरेंट रहते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे कितनी बार एक कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट भी मिलते हैं। तो इफ आई आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम रेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यस, रेरा इज कंसिडरिंग यू एज अ प्रमोटर सोसाइटी। बट अगर आप हाईकोर्ट के मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हाईकोर्ट के क्लियर ऑर्डर है जिसमें रेरा प्रमोटर, जिसमें सोसाइटी मेंबर प्रमोटर नहीं है। यस, आप बोल सकते हो कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो बाइंडिंग है रेरा के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपके रेरा फोरम में जाता है तो अब रेरा में वो जस्टिस गुप्ते साहब का ऑर्डर लेके आप उधर जा सकते हो, उधर बोल सकते हो कि जस्टिस गुप्ते ने हाईकोर्ट ये मैटर में ये ऑर्डर पास किया कि जो सोसाइटी प्रमोटर नहीं है उसमें हम प्रमोटर, हम इसके लिए हम ये मैटर में हमें प्रोजेक्ट में हमें प्रमोटर नहीं बन सकते, सिर्फ डेवलपर प्रमोटर है। तो आप वो हिसाब से डिसीजन दीजिए अपना। वो डिसीजन भले आप फेवर में हो ना हो, फिर आप अपील कर सकते हो, अल्टीमेटली फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये थोड़ा क्लियर हो चुका है, थोड़ा पहले ये था एम्बिग्यूटी था, थोड़ा क्लियर हो चुका है, बट स्टिल अभी प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड लेवल ये थोड़ा एम्बिग्यूटी अभी भी चल रहा है एनवायरमेंट मार्केट में ना। अभी आंसरिंग दूसरा जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो ये है कि यस, irrespective of order, yeah, irrespective of what I said RERA, irrespective of what I said High Court, if society is going for self development, yes, society is a promoter, क्योंकि सोसाइटी को लास्ट में पूरा रीडेवलप करने के बाद जो बैलेंस बचेगा सोसाइटी को प्रॉफिट रहेगा और वो मेंबर में जाएगा। तो सोसाइटी इज अ प्रमोटर अंडर द रेरा एक्ट इफ दे गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। बट एक्चुअली यहाँ पर जब सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी प्रमोटर है, इनफैक्ट इट इज मच मोर सेफर एंड पूरा कंट्रोल उनके पास है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ बिल्डर एंड सब कुछ वो खुद से कर रहे हैं। और जैसे आपने पहले बताया, हाँ, बोलिए जैसे आपने पहले बताया कि मोटिव, सोसाइटी का मोटिव सेल्फ डेवलपमेंट करने का ये नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट बनाना है। सोसाइटी का मोटिव ये रहता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और फिर प्रॉफिट आना चाहिए अगर आता है। बट पहला मोटिव जो होता है वो है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक कनेक्ट, थोड़ा सा मिसकनेक्ट है ये बेसिकली रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट इज मच सेफर फॉर देम। एंड क्योंकि पूरा कंट्रोल उनके पास है, even though they are the promoters, they are in a much more safer scenario and they have the entire control, right? करेक्ट। अभी इसमें मैं जो आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा था ये पर्पस के लिए, ये बताने के लिए कि आपका आपने जो बोला कि जब सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं तो प्रोजेक्ट कैसे भी मतलब कंप्लीट होना ही है, मतलब वो एस्पेक्ट से सेफ्टी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट जो करना चाहिए सब व्यूवर्स को और बाकी सोसाइटी मेंबर्स को, कि अगर जैसे अभी एक एमडीसी बैंक है जो लोन पास कर रही है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने पॉलिसी बनाई है और दे रही है। एमडीसी बैंक के पॉलिसी के अंदर आपको जो लोन डिसबर्समेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको अपना लोन सेंक्शन हो गया, आपका फुल अमाउंट आपके पास आ गया फिर आप पे करते जाओ, वैसा नहीं है। मॉनिटरियम है, मॉनिटरियम वो सब है, बट उनका जो लोन डिसबर्समेंट पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।
उसमें क्या है कि डिसबर्समेंट इज एज लाइक अ डिसबर्समेंट इन रेरा। रेरा में कैसे आप सेल करते हो, 30% रिजर्व होता है, 70% रिजर्व, 30% आपको मिलता है। उसके एमडीसीसी में भी कैसा है कि अगर आपको कोई लोन डिसबर्स या आपको कोई बिल पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, तो आप एक एंड एवरी टाइम यू हैव टू गो टू द बैंक। आपके पीएमसी के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है, वो बिल रिप्रेजेंट करना है। बैंक की पीएमसी रहेगी, वो उसको स्क्रूटिनाइज करेगी, उसको देखेगी बराबर है नहीं है, फिर वो डिसबर्समेंट होगा। तो सोसाइटी को जो फियर होता है कि हम बैंक का मनी यूटिलाइज रीपेमेंट, तो ये चेक एंड बैलेंस ऑलरेडी वो पॉलिसी के अंदर भी है। बिकॉज ऑफ दिस चेक एंड बैलेंस आपका जो काम है, आपका फ्लो है, फंडिंग कभी रुकेगा नहीं, और आपका फ्लो टाइम टू टाइम बराबर चलता है। जैसे आपका प्रोग्रेस हुआ वैसे आपको फंडिंग रिक्वायर, वैसे आपका पेमेंट होते गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेंट है, तो जो रेंट पेमेंट सोसाइटी मेंबर्स को है, वो रेंट पेमेंट डायरेक्ट मेंबर्स के अकाउंट में जाते हैं। मतलब वो डायरेक्ट लोन अकाउंट, आपका जो देयर इज नो लोन है, जो लोन अकाउंट है डायरेक्ट वो आपके मेंबर के, तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, चेक एंड बैलेंस रहती है। अभी आपके टाइम में रेरा भी चेक एंड बैलेंस, आपके पास बैंक का भी चेक एंड बैलेंस, तो वो आपका इजी गिरता है। हाँ, मेंबर के ख्याल में आ सकता है कि ये कंप्लायंशियल इशू बहुत हो सकता है, बट दैट्स वेयर द रोल आपका पीएमसी, जैसे वी डेवलपमेंट है, जो एक्सपर्टीज है इन सेल्फ डेवलपमेंट में, उनका जो वी डेवलपमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जैसे उन्होंने बनाया उनका स्ट्रेटेजी, उधर वो काम आता है कि मेंबर को विदाउट हेसल ये प्रोसेस चेक एंड बैलेंस बराबर करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना। तो ये सिनेरियो मतलब आज एक सेल्फ डेवलपमेंट इतना डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंबर्स, सोसाइटी मेंबर्स को पता नहीं है। जब वो एक बार फुल पॉजिटिव नोट पे अगर जब उतरेंगे, तो आई एम श्योर कि उनको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली इतनी डिफिकल्टी नहीं है, और ये पॉसिबल हो है, और ये हम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ओके सर, और दो क्वेश्चंस लेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस। मिस्टर मोहन आचारी, if a society is hand in glove with the developer and misguiding members, can a single member approach court for the termination of the developer as the development agreement is registered and no further process since the last 4 years? Okay, तो मोहन आचार्य जी का ये क्वेश्चन है कि सोसाइटी डेवलपर के साथ जुड़ी हुई है, एंड वो आई गेस कमिटी, ही मींस कमिटी जुड़ी हुई है, एंड वो मेंबर्स को मिसगाइड कर रही है। तो इस केस में कैन अ सिंगल मेंबर अप्रोच द कोर्ट एंड टर्मिनेट द डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड रिमूव द बिल्डर, क्योंकि 4 साल से कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो निखिल जी, क्या एक सिंगल मेंबर कुछ कर सकता है इस केस? इसमें कैसा ना सर के जब डेफिनेटली मोहन जी बोल रहे सोसाइटी, तो उनका कहना कमिटी मेंबर रहेगा कि कमिटी मेंबर टर्मिनेट नहीं कर रही और डेवलपर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी इसमें कैसा है कि जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी और डेवलपर के बीच में हुआ रहता है। अगर मोहन जी जैसे अगर चाहते हैं कि टर्मिनेट करना, अगर वो टर्मिनेट भी कर दे, प्रैक्टिकली उसको इम्पोज करना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मेंबर्स जो रहते हैं भी पार्टी रहते हैं उसके अंदर, और मेंबर वो पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबर भी टर्मिनेट कर सकते हैं, बट वो टर्मिनेट को प्रैक्टिकली इम्पोज करना मुश्किल रहता है। तो उसमें मोहन जी के लिए मेरे पास एक सजेशन है, मेरा एडवाइस ये है कि आप डेफिनेटली शो कॉज नोटिस आप दे दीजिए सोसाइटी को, सबको। आप बोल रहे हो कंस्ट्रक्शन नहीं कर, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको शायद रेंट भी ना मिलता हो, या उसमें कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं आपके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो क्लेम करने के लिए, कि हमारे इतने आउटस्टैंडिंग, मेरे को रेंट है जो मेरे को सोसाइटी और या फिर मेरे को डेवलपर पे नहीं कर रहे, सो डायरेक्ट देम टू पे मी दोज रेंट आउटस्टैंडिंग। एंड साथ ही साथ उसी के अंदर आप प्रेयर भी मांग सकते हैं कि मेरे को मेरे फ्लैट का पोजीशन जो मेरे को मिलना था रीडेवलपमेंट होने के बाद जो मिलना है, वो मेरे को फ्लैट का पोजीशन डेवलपर मेरे को करके मेरे को देवे वैसा। तो वो सोसाइटी वो एक मेंबर वैसा जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, टर्मिनेशन इज नॉट इजी, उसमें आपको जनरल बॉडी का कंसेंट आपको चाहिएगा ही, आपको 51% रिजोल्यूशन चाहिएगा ही। बाकी आप कोर्ट में जाइए, आप रेरा में जाइए, अगर आपको रेंट और ये सब चाहिए तो आप कोर्ट में जाके आप सीख कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मेरे कुछ मैटर्स में जैसे कुछ मेंबर्स गए हुए हैं और उनको कोर्ट डेफिनेटली रेंट का मिलता है, क्योंकि वो उनका एंटाइटलमेंट है। वो लोग आज घर के बाहर है तो उनका एंटाइटलमेंट है, एंड डेवलपर इज ऑब्लिगेशन फॉर डेवलपर टू पे दोस मेंबर द रेंट। हाँ, तो आप कोर्ट में जाके आप रेंट क्लेम कर सकते हैं, और साथ में आप पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट भी आप क्लेम कर सकते हैं कि हमें को जो फ्लैट मिला था वो फ्लैट मेरे को डिले हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट कीजिए मेरे को देने के लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट, इवन इफ ही इज अलोन, इट इज पॉसिबल, बट इट इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि 51% कंसेंट उन्हें चाहिए रहती है, बट देयर इज अ सॉल्यूशन, राइट? ओके, तो मोहन जी, आई एम श्योर आपको आंसर मिल चुका है। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। हम सॉरी, हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है।
so last question is from Mr. Parag Parekh. We want to have a self-redevelopment and we will be conducting few additional flats for sale to recover the cost. Only after OC is received will we get covered under RERA as a promoter. Okay. तो पराग पारेख जी का क्वेश्चन ये है कि उन्हें वो सेल्फ डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सोसाइटी आगे बढ़ रही है और कुछ एडिशनल फ्लैट्स भी है जो सेल करने के लिए निकल रहे हैं. उनका क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने जो सेलेबल फ्लैट्स है वो ओसी मिलने के बाद ही बेचा, उसके पहले नहीं बेचा, तो क्या उनको रेरा में प्रमोटर जैसे आना पड़ेगा? फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा कि इट्स बेटर कि अगर वो रेरा में रजिस्टर हो जाए तो उनकी सिक्योरिटी है, उनके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू थिंक फ्रॉम अ परचेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कोई फ्लैट परचेज करने आ रहा है तो वो भी प्रोजेक्ट में देखेगा कि ये रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है. ये रेरा में रजिस्टर्ड है तो उसको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है, आई कैन एटलीस्ट ट्रैक कि ये कब होने वाला है प्रोजेक्ट खत्म, और ये रेरा में रजिस्टर्ड है तो उन्होंने सब कुछ फॉलो किया ही है. बट अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो देन देयर इज अ स्लाइट एम्बिग्विटी इन हिज माइंड. निखिल जी, आप क्या बताना चाहेंगे टेक्निकली? और जैसे आपने जो बोला है वो करेक्ट है कि वो एक सिक्योरिटी रहती है परचेजर के माइंड से कि वो रेरा में रजिस्टर्ड है. बट एट द सेम टाइम जो अपने जो व्यूअर्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके माइंड में ये रहता है कि जैसे आज मार्केट सिनेरियो है और वो मार्केट सिनेरियो में अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट अगर सेल करते हैं तो जीएसटी टैक्सेशन इश्यूज होते हैं, जिसके कारण और शायद उनको क्या रहता है कि कुछ आज वो भी एक इशू हो गया कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी परचेजर को एक रहता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. तो वो पॉइंट से बहुत सारे डिसीजन लेते हैं कि हम ओसी आने के बाद हम सेल करेंगे. इसमें मैं इनको ये कहना चाहूंगा, सी अभी देयर आर जजमेंट, उसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट पास हुए हैं जिसके अंदर ऐसे आफ्टर ओसी आल्सो रेरा विल बी स्टिल एप्लीकेबल. जैसे एक नॉर्मल क्लॉजेस 2-3 क्लॉज में आपको बताता हूँ जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये एप्लीकेबल होगा. जैसे आपका कन्वेंस का एस्पेक्ट होता है, रेरा में कन्वेंस के लिए स्पेसिफिक पीरियड दिया है, अभी ओसी आने के बाद ही कन्वेंस के इश्यूज होते हैं. अगर कोई जिसने कन्वेंस ना दिया हो, कोई प्रमोटर कन्वेंस ना देता हो, तो वो रेरा में जाके कन्वेंस क्लेम कर सकता है अंडर द रेरा एक्ट. फिर दूसरा इश्यूज ये रहते हैं कि मतलब उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया हो तो उसके लिए रेरा में जा सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो रेरा आफ्टर ओसी के प्रोजेक्ट में भी इंटेलिजेंस करती है, इंटरटेन करती है. तो वो हिसाब से आप रेरा इम्प्लीकेशंस आप पे शायद एप्लीकेबल हो सकते हैं. पर जैसे आदित्य जी ने बोला है कि वो अगर आप रेरा में रजिस्टर करते हो तो उनको एक पॉजिटिव मिलती है, पॉजिटिव नोट मिलती है कि अगर इनकेस कुछ हो गया तो हमारे पास एक रेरा है जो हमें एड्रेस कर सकते हैं. पर आपकी जो थिंकिंग है वो भी एट द सेम टाइम सही है. बट यस, रेरा एप्लीकेशन आपके प्रोजेक्ट पे ओसी आने के बाद भी हो सकती है. ओके. तो मोहन, उन्होंने और एक चीज ऐड किया है कि इन माय केस आईओडी इज नॉट रिसीव्ड एंड द बिल्डिंग इज स्टिल देयर. हाँ, तो वैसे भी अगर आपका अभी आईओडी आपका आया नहीं है तो आपको रेरा में जो रजिस्टर होना है वो तो आपको सीसी के टाइम पे होना है, आपको अभी रजिस्टर नहीं होना है, क्योंकि आप टेक्निकली फ्लैट सेल नहीं कर सकते अंटिल यू डोंट गेट रजिस्टर्ड अंडर रेरा. करेक्ट निखिल जी? यस, जब तक आप रेरा, अगर आप रेरा का जो फ्लैट जब भी आपको बेचना हो तभी आपका रेरा रजिस्ट्रेशन आता है उसके अंदर. तो वो हिसाब से आईओडी आया है, बिल्डिंग अभी तक नहीं गया तो उसमें कुछ रिलेवेंस नहीं होता. ठीक है. थैंक यू निखिल जी. हमने काफी सारे क्वेश्चंस आंसर किए, बट काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने आंसर नहीं किए. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसके भी क्वेश्चंस हम लोग ने आंसर नहीं करे वो प्लीज हमें कांटेक्ट करें. हमें मेल कर सकते हैं, हम अपने कांटेक्ट डिटेल्स में अभी डाल देता हूँ स्क्रीन पे. तो हमारे टीम में से कोई मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है. एंड आई एम श्योर कि काफी लोगों को मदद मिली होगी, काफी लोगों को पता चला होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है हर सोसाइटी में किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगेन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट वी डेवलपमेंट. हम आपको श्योरली गाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है. निखिल जी भी है हमारे साथ, एंड आई एम श्योर निखिल जी विल आल्सो बी हैप्पी टू हेल्प यू व्हेनेवर नीडेड. तो निखिल जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच. आपने ज्वाइन किया एंड इतने सारे मेंबर्स जो हमें ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन सबको आपने आंसर दिया. एंड आई एम श्योर हम लोग उनको फिल्टर कर पाए कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही है. नेक्स्ट सीरीज के बारे में शॉर्टली आपको पता चलेगा कि कैसे
क्या टॉपिक है और कैसे आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स। आप कॉन्टैक्ट पेज पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।